चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स। वैसे हम लास्ट क्लास में देख रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि कुछ अगर मेटेलिक प्लेट्स अगर आपस में एक दूसरे के नज़दीक पड़ी हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, उस बात को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक सवाल के थ्रू इस कहानी को फिर से देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ये एक प्लेट, यही प्लेट ऐसे, ये एक और प्लेट और ये एक और प्लेट। मैंने इसको प्लेट 2 कह दिया, मैंने इसे प्लेट 1 कह दिया। इन प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है ये आपके पास D है, D है, D है। इन प्लेट्स का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपके पास A है। मुझे इस प्लेट 1 और प्लेट 2 के इन मेटेलिक प्लेट्स के बीच में मुझे कैपेसिटेंस निकालना है। इस तरह की प्लेट्स पड़ी बेटा, ऐसे मेटल की प्लेट्स, दीज आर मेटेलिक प्लेट्स। फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में कैपेसिटेंस निकालते हैं। 1 और 2 के बीच में अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो 1 और 2 को एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। मान लो कि 1 को मैंने हायर पोटेंशियल से और 2 को मैंने लोअर पोटेंशियल से, ऐसे कर दिया। तो 1 पर आपके पास जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। जैसे इस प्लेट पर चार्ज पॉजिटिव आया, इस मेटेलिक प्लेट पर जैसे चार्ज पॉजिटिव आया, इसके जस्ट सामने वाली प्लेट पर चार्ज आएगा नेगेटिव। जैसे इस प्लेट पर पॉजिटिव आया, इसके सामने वाली प्लेट पे आ जाएगा नेगेटिव। ये जो अपने आप में एक प्लेट है, मैं इस पूरी को एक ही बोल रहा हूँ। द रीजन इज कि मेटेलिक प्लेट है तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में तो सेम ही रहेगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को अगर x बोल दूँ तो ये पॉइंट भी x है, ये पॉइंट भी x है, ये पॉइंट भी x है और ये पॉइंट भी x है। इस पूरी की पूरी प्लेट को आपने ना तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है, ना आपने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है। तो इसका मतलब हमें मान के चलेंगे कि ये शुरुआत में भी न्यूट्रल थी और बाद में भी न्यूट्रल ही रहेगी। सर न्यूट्रल कैसे हो सकती है? सर यहाँ पर चार्ज नेगेटिव आ गया, यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव आ गया, तो पक्की बात है कि बेटा यहाँ पर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। और जैसे यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, सामने वाली प्लेट पर चार्ज आएगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आ गया वो तो आप समझ ही होंगे। ये जो बैटरी है इस प्लेट से चार्ज खींचेगी और इस प्लेट को चार्ज देगी। जैसे यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव, सामने वाली प्लेट पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। इस वाली प्लेट को ना तो मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, ना ही नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, तो पक्की बात है कि इस पर नेट चार्ज आपका 0 होना चाहिए। और अगर इस पर आपका नेट चार्ज अगर 0 होगा तो इस वाले प्लेट पर पॉजिटिव, यहाँ पर अपने आप नेगेटिव। 3 ऐसे रीजन बन चुके हैं जिन रीजन के अंदर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। देखिए ये अपने आप में एक रीजन है जिसमें चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। ये अगेन एक ऐसा रीजन है जहां पर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। ये अगेन एक ऐसा रीजन है जिसमें चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर 3 कैपेसिटर हैं। मुझे उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो मेरे लिए जानना जरूरी है कि वो सारे के सारे सीरीज में है या पैरेलल में है। अब सीरीज पैरेलल का आइडिया कैसे लगेगा? सीरीज पैरेलल का आइडिया हमें इस बात से लगेगा जब हम इसको वापस से सर्किट डायग्राम बना लेंगे। चलिए बच्चों बनाते हैं। ये आपका पॉइंट है 1, ये आपका है पॉइंट 2, मैं इसको 3 बोल दूं। और अगर ये वाला पॉइंट 3 है तो ये वाला पॉइंट भी 3 है, ये वाला पॉइंट भी 3 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर मेटल के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो सुनिएगा, मैं इसको एक पॉइंट मैंने 1 बोल दिया, एक पॉइंट बड़ा मैंने 2 बोल दिया। और 1 को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है और 2 को मैंने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ठीक है, एक तीसरा पॉइंट और है जो चलिए बेटा मैं यहां कहीं दिखाया था, लेट्स से 3। ठीक है, ये एक कैपेसिटर है 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में। ये एक कैपेसिटर है 1 और 3 के बीच में जिसका कैपेसिटेंस है क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लेट्स का A एप्सिलॉन नॉट अपॉन यहां से तक की डिस्टेंस दैट इज D।
फेयर इनफ। ये वाला पॉइंट 1 है तो बेटा ये वाला पॉइंट भी 1। अगला कैपेसिटर फिर से 1 से 3 के बीच में है, 1 से 3 के बीच में है, तो अगला कैपेसिटर एक और है 1 से 3 के बीच में, और उसका कैपेसिटेंस भी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D है। अच्छी बात है। अगला कैपेसिटर है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 2 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इसको 2 बोल दो चाहे इसको 2 बोल दो, एक ही बात है। अगला कैपेसिटर है 3 और 2 के बीच में, अगला कैपेसिटर है 3 और 2 के बीच में, इसका कैपेसिटेंस भी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D है। अगर मैं इसको C नोट कह दूं, इसको C नोट कह दूं, तो ये भी आपका C नोट है। मेरे ख्याल से सारे के सारे सीरीज पैरेलल में हैं, बड़े आराम से काम चल जाएगा। ये दोनों पैरेलल में हैं तो C नोट और C नोट कितना हो गया 2C नोट। वो 2C नोट और ये C नोट आपस में कैसे हैं सीरीज, तो कुल मिलाकर 1 और 2 के बीच में आ गए 2C नोट इंटू C नोट अपॉन 3 टाइम्स C नोट, दैट इज 2 टाइम्स C नोट। लेकिन आंसर बेटा हम C नोट के टर्म्स में नहीं छोड़ सकते, हमें तो सवाल में A दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, D दे रखा है, तो आप बोलोगे सर C नॉट कैन बी रिटन एज कैपेसिटेंस ऑफ दिस, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन यहाँ से तक की डिस्टेंस D। ये हमारा आंसर आ गया। तो 1 और 2 के बीच में आपका जो कैपेसिटेंस है दैट इज 2/3 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आप इस बात को बड़े आराम से समझ गए होंगे। अब एक बात तो, अगर मान लो कल को मैंने इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, अब कितना कैपेसिटेंस होगा 1 और 2 के बीच में? हाँ बोले सर कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये वाला कैपेसिटर 1 से 3 के बीच में, ये वाला कैपेसिटर 1 से 3 के बीच में, अगला वाला कैपेसिटर फिर से 1 से 3 के बीच में, लेकिन इसकी वैल्यू K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D है। कोई बात नहीं, अब भी हम कर लेंगे। अब हम कहेंगे कि जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आएगा, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, इसके साथ सीरीज में, ये दोनों जो पैरेलल हैं इनका इक्विवेलेंट आएगा, बड़ा जोड़ दो, दैट इज आई थिंक K+1 इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये कितना है, ये है आपके पास A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। फिर ये दोनों आपस में कैसे हैं सीरीज, ये दोनों आपस में अगर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा दिस इंटू दिस K+1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D अपॉन C1 प्लस C2, दैट इज K+1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D प्लस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ऊपर से नीचे से मेरे ख्याल से एक A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D तो कैंसिल हो गया, और 1 और 2 के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू आ गई है K+1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D डिवाइडेड बाई, हाँ बेटा ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D तो मेरे ख्याल से कैंसिल हो गया, और नीचे शायद K+2 आ गया होगा बच्चे, कितना आ गया होगा K+2, तो आपके पास आंसर आ गया दैट इज K+1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन K+2 D। आई होप इट्स ओके। तो कल को अगर कोई डायलेक्ट्रिक वगैरह इंसर्ट कर रखा होगा तब भी हम सारे के सारे सवाल को बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे चलते हैं, ऐसे ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक सवाल और करते हैं, सुनिएगा। नेक्स्ट इज लाइक दिस। मान लीजिए आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, बेटा मान लीजिए आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, बेटा ये प्लेट क्रॉस सेक्शनल एरिया A, प्लेट A क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरी मेटल की बनी हुई है, ये आपके पास एक और मेटल की प्लेट, और आपके पास ये एक और मेटल की प्लेट।
इसको मैंने प्लेट 1 बोल दिया, और ऐसे ही मेरे पास ये एक प्लेट और है, लेट्स से दिस इज 2। क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ये डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस 2D है, ये डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस D है। सारी के सारी मेटल की प्लेट्स हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। ऑल दीज आर मेटेलिक प्लेट्स, मेटेलिक प्लेट्स। सवाल बच्चों वही है कि मुझे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। निकालते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट 1 एंड 2। पॉइंट 1 और 2 के अक्रॉस कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो निकालना है। बिल्कुल निकालते हैं। आप पॉइंट 1 को एक बैटरी से कनेक्ट कर दो और पॉइंट 2 को एक दूसरी बैटरी से कनेक्ट कर दो। ऐसी बैटरी जिसका लेट से EMF इज E। यहां से चार्ज गया, फिर यहां से चार्ज वापस आया, ये चार्ज देगा तो यहां पर चार्ज प्लस प्लस, इसने चार्ज लिया तो यहां पर माइनस, सारा चार्ज अंदर वाले सरफेस पे इस तरह से आ जाएगा। ये हम पहले से जानते भी हैं, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है। आगे चलते हैं बच्चों। जैसे यहां पर चार्ज प्लस आया, सामने वाले चार्ज पे इक्वल अपोजिट नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, एज वी स्टडीड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन इस वाली प्लेट को ना तो मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर रखा है, ना ही इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है, तो इस पर तो नेट चार्ज 0 होना चाहिए। और नेट चार्ज अगर 0 होना चाहिए तो यहाँ पर चार्ज अगर नेगेटिव है तो पक्की बात है उतना ही चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव। इस प्लेट पर और इस प्लेट पर चार्ज इक्वलेंट अपोजिट, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर माइनस। फेयर एनफ। ये एक प्लेट है अपने आप में, ठीक है। इसको ना तो बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ रखा है ना नेगेटिव से, तो ऑफ कोर्स इसके पास ना तो चार्ज पॉजिटिव ना चार्ज नेगेटिव, नेट चार्ज इस पर आना चाहिए 0। यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, तो पक्की बात है कि इन दोनों के सम के बराबर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 1 है, चलो बेटा मैंने इसको 1 बोल दिया, ये 2 है तो मैं इसको भी 2 कह सकता हूँ, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। अगर मैंने इस पॉइंट को 3 बोल दिया तो ये वाला पॉइंट भी आपके पास 3 है, और ये अलग ही प्लेट है तो मैंने इसको बोल दिया 4। ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 रीजन ऐसे हैं जहां पर आपने चार्ज स्टोर कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर कर रखी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर कर रखी है तो पक्की बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रखी है। यहाँ पर चार्ज है, चार्ज है, चार्ज है, चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पक्की बात है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी है। ये जो रीजन जिसमें चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा, दिस रीजन इज नोन एज योर कैपेसिटर। सो इट मीन्स दैट वी हैव 4 कैपेसिटर, हमारे पास 4 कैपेसिटर है। तो हमारे पास लेट्स से दिस पॉइंट इज 1, लेट्स से दिस पॉइंट इज 2। पॉइंट 1 को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड किया, 2 को हमने नेगेटिव टर्मिनल से ऐड किया। पहला कैपेसिटर मैं मान लेता हूं 1 और 4 के बीच में, यहां कहीं मैं कोई 4 दिखा देता हूं, तो पहला वाला कैपेसिटर है 1 और 4 के बीच में, और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन यहां से तक की डिस्टेंस, बेटा दिस डिस्टेंस इज 2D। फेयर एनफ। अगला कैपेसिटर है 4 और 3 के बीच में, 4 तो यहां पर है, यहां कहीं मैं कोई 3 मान लेता हूं, तो अगला कैपेसिटर है 4 और 3 के बीच में, और ये कैपेसिटेंस मेरे पास है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगला कैपेसिटर है 1 और 3 के बीच में, ये है 1, ये है 3, इन दोनों के बीच में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन बड़ा डिस्टेंस दैट इज D। लास्ट है 3 और 2 के बीच में, 3 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर और है, और उसकी वैल्यू है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट। फेयर एनफ।
मुझे तो लगता है कि अब आप कर लोगे, मुझे तो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सीरीज पैरेलल से हमारी बात बन जाएगी और कुछ खास सोचने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। बन जाएगी ना। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको C बोल देता हूँ। अगर ये C है तो ये C है, तो ये C नहीं है, C/2 है, ये आपका फिर से C है। ठीक है, ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा C इंटू C/2 डिवाइड बाई 3C/2 बाई 2 कैंसिल, C से C कैंसिल, बेटा कितना आ गया C/3। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट तो आ गया C/3। इसके साथ पैरेलल में C है, फिर बाद में एक सीरीज में एक C और कर देंगे। ये C/3 और ये C, ये दोनों आपस में कैसे हैं पैरेलल, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा 4C/3। वो जो 4C/3 है वो और आपका ये जो C है, ये दोनों हैं सीरीज में। तो आप बोलोगे सर कुल मिलाकर C इक्विवेलेंट आएगा 1 और 2 के अबाउट 4C/3 इंटू C डिवाइडेड बाई 7C/3। आई थिंक 7C/3 ना इन दोनों का समेशन, दैट इज C/3 कैंसिल, आई थिंक दैट इज 4C/7। हमें आंसर बेटा C के टर्म्स में छोड़ना नहीं है, हमें तो एरिया और D के टर्म्स में छोड़ना है। तो आप कह सकते हो कि दैट इज 4/7 टाइम्स C। C is basically A epsilon naught upon D. This is the equivalent capacitance across point 1 and 2. ये हमारे 1 और 2 के अक्रॉस आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। तो आई होप अगर आपके पास इस तरह से कुछ पैरेलल प्लेट्स आएंगे तो आप उनको इस तरह से मैनेज कर लोगे। ठीक है, इसी में अगेन मैं करा नहीं रहा बच्चे, लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं कि यहाँ पर एक डायलेक्ट्रिक लगा दी मैंने, और ऐसा डायलेक्ट्रिक है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेट से आपके पास 2 है, तो आपको बड़ा खास चिंता मत करना। आप बोल देना सर यहाँ पर एक तरह से डायलेक्ट्रिक है 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में, और यहाँ पर 2 है, तो आप बोलो सर फॉर्मूले में हल्का सा चेंज है, Ka एप्सिलॉन नॉट, बड़ा वो फिर हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, फिर जैसे सॉल्व करते वैसे कर देंगे। तो जब भी बीच में अगर कोई डायलेक्ट्रिक वगैरह भी हुआ तो हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा कोई थॉट देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। आगे चलिए नेक्स्ट, एक दो बड़ा सवाल और करते हैं, इन्हीं सवालों के बहाने हम एक दो बातें और सीखेंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है बच्चों कि प्लेट है ऐसे, लेंथ है L, विड्थ है B। प्लेट है ऐसे, लेंथ है L, विड्थ है B, और दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन आपका D है। दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो आपका D है। बीच में एक डायलेक्ट्रिक है, लेकिन डायलेक्ट्रिक थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, होमोजेनियस डायलेक्ट्रिक नहीं है, बल्कि डायलेक्ट्रिक जो है वो पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है। पोजीशन के साथ कैसे वेरी कर रहा है मैं बता रहा हूँ। पोजीशन के साथ ऐसे वेरी कर रहा है कि ये वाला जो कोना है ना, इस कोने को आप बोल देना एक बार के लिए x = 0, और ये वाला जो कोना है इसको तुम बोल दो एक बार के लिए x = L। टोटल लेंथ L है। तो सवाल में ये गिवन है कि यहां से x डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या फिर रिलेटिव परमिटिविटी है उसकी वैल्यू है ax + b। इसका मतलब यहां से यहां तक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो लगातार चेंज हो रही है, और वो एज ए फंक्शन ऑफ x है, एज ए फंक्शन ऑफ x है। अगर a की वैल्यू और b की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे आगे जाऊंगा वैसे वैसे लगातार डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। इसका कैपेसिटेंस निकालो यार, है ना। इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम लोगों को बोल रखा है यार, निकाल देंगे, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे बच्चों। सुनिए,
आप एक काम कीजिए बच्चा, ये प्लेट, आप इस प्लेट में यहां से x डिस्टेंस दूर जाओ और ऐसे कट लगाओ यू dx विड्थ का। आप x डिस्टेंस पे जाइए और ऐसे dx विड्थ का कट लगाइए और यहां पर ये विड्थ इतनी छोटी है कि इतनी सी छोटी सी विड्थ के लिए हम हर जगह एप्सिलॉन आर की वैल्यू सेम मान सकते हैं। तो जैसे आप यहां पर ये x डिस्टेंस पर छोटी सी विड्थ लोगे तो कहानी कुछ ऐसी होगी, प्लेट विल लुक लाइक दिस, प्लेट विल लुक लाइक दिस, this thickness is dx, this width is b. It will look like this. It will look like this. और इसके बीच में पूरे में एक ऐसा मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेट से एप्सिलॉन आर है। आप तो सिर्फ और सिर्फ इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करो। आप बोलोगे सर इसका कैपेसिटेंस आएगा डीसी, डीसी क्यों? क्योंकि छोटा है, एरिया विल बी बी इंटू डी एक्स, के मतलब एप्सिलॉन आर, के एरिया एप्सिलॉन नॉट अपॉन ऑफ कोर्स डिस्टेंस इज डी। अच्छी बात बेटा, डी से डी को काट मत देना बेटा, ये डी एक्स वाला डिफरेंशियल वाला डी है, ये डी बेटा ऑफ कोर्स डिस्टेंस है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि सवाल के अंदर में गिवन थी बेटा, कितनी थी? आई थिंक ए एक्स प्लस बी। ठीक है बच्चों, अरे बेटा ये वाला जो बी है, ये बेटा ये वाला बी बेटा विड्थ नहीं है, ये वाला बी बेटा अलग है। एक काम कर लो बेटा, ए एक्स प्लस सी कर लो बेटा इसको, सी बेटा क्या, ए एक्स प्लस डी भी नहीं, ए एक्स प्लस एप्सिलॉन नहीं, ए एक्स प्लस कोई और कांस्टेंट कर लो। क्या करोगे बेटा? ए एक्स प्लस एफ कर लो। चलो, बी से बड़ा विड्थ वाली फीलिंग आ रही है ना, इसलिए तो मैंने इसको ए एक्स प्लस एफ कर दिया। ये एप्सिलॉन आर इंटू बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। देखना बेटा सब कुछ लिखा गया। एप्सिलॉन आर की वैल्यू है ए एक्स प्लस एफ, बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू डी एक्स। ये कैपेसिटेंस आ गई। अब हम जानते हैं कि ऐसे कैपेसिटर बहुत सारे होंगे, यहाँ भी होगा, 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 यहाँ भी होगा। हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस तो सेम होंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंसेस सेम होंगे तो ऑफ कोर्स दे आर इन पैरेलल, और अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए कहूँगा कि सारे के सारे कैपेसिटेंसेस को ऐड कर दो। ऐड मतलब बेटा क्या हो गया? इंटीग्रेशन। यू कैन से दैट कि दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी सी। जो भी कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लो, बी बाहर, एप्सिलॉन नॉट बाहर, डी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस एफ इंटू डी एक्स। बच्चों एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करें कि ऐसे छोटे 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 एलिमेंट लेते लेते पूरी प्लेट कवर हो जाए। तो आप कहोगे सर मैं तो 0 से लेकर एल तक करूँगा, और मेरे पास आ गया दैट इज बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एफ एक्स, कहाँ से कहाँ तक? 0 से एल, बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, बेटा लिमिट लगाना, दैट इज आई थिंक ए एल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एफ एल। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर। तो इस तरह से अगर कोई आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम का अगर रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर वेरी कर रहा हो तो आप इस तरह से सीरीज पैरेलल यूज करके बड़े आराम से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। नॉट ए टफ जॉब आई थिंक, है ना। एक तरह का वेरिएशन और हमें आना चाहिए, वो भी दिखा देता हूँ, सिखा देता हूँ। ठीक,
तो एक तरह का वेरिएशन और आना चाहिए। तो चलिए बच्चों सुनिए क्या वेरिएशन की बात कर रहा हूं मैं। सुनिए बच्चों, आपके पास कहानी ऐसी है, प्लेट प्लेट, दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो आपके पास d है, लेंथ l है, विड्थ b है, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है और इस बार फिर से डाइलेक्ट्रिक जो है वो होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस नहीं है। उसके लिए मैं कह रखा है कि नीचे वाली प्लेट से अगर आप y डिस्टेंस ऊपर जाओगे तो यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है बड़ा इट विल बी समथिंग k नॉट इंटू e रेज टू पावर माइनस ax, ऐसे वेरी कर रही है। जैसे 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 ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे लगातार रिलेटिव परमिटिविटी चेंज हो रही है और एक्सपोनेंशियली चेंज हो रही है। अच्छी बात है बेटा। मुझे अब इसका कैपेसिटेंस निकालना है, इस पूरे अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस कितना होगा। आप हल्का फुल्का तो समझ गए होंगे कि इस बार आपके जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ऐसे वेरी नहीं कर रहा, इस बार ऐसे वेरी कर रहा है। और अगर ऐसे वेरी कर रहा तो हम बहुत सारे कैपेसिटर्स मान सकते हैं जिनका अलग अलग के है। बेटा ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर और अलग अलग के हो तो उनको हमने सीरीज में माना था या पैरेलल माना था? आपको ऑफ कोर्स सीरीज में माने थे उनको। तो आप एक काम कर सकते हो कि ये ऊपर वाली प्लेट, ये बेटा आपकी नीचे वाली प्लेट, आप नीचे वाली प्लेट से x डिस्टेंस ऊपर गए और ऐसे आपने एक छोटी सी थिकनेस ली, x नहीं बेटा y डिस्टेंस ऊपर गए, क्योंकि y दे रखा है ना इसलिए y डिस्टेंस ऊपर गए और छोटी सी थिकनेस ली dy। यहां पर एप्सिलॉन r की वैल्यू हमें पता है कितनी है, एप्सिलॉन नॉट k नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस ax। तो इसके पास छोटा सा कैपेसिटेंस आएगा, इसका छोटा सा कैपेसिटेंस हम बड़े आराम से लिखना जानते हैं, दैट इज के मतलब एप्सिलॉन r जिसकी वैल्यू है k नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस x। के एरिया, एरिया इज ऑफ कोर्स LV, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, डी नहीं बेटा थिकनेस, इसकी थिकनेस हम जानते हैं कितनी है, इसकी थिकनेस हमारे पास dy, इसकी थिकनेस हमारे पास dy। सॉरी बच्चों ये y दे रखा है तो ये एज ए फंक्शन ऑफ y वेरी कर रहा है ना, मैंने इसको x गलत लिख दिया, ये एज ए फंक्शन ऑफ y वेरी कर रहा है, y के साथ लगातार इस तरह से चेंज हो रहा है। मैंने हाइट अगर y ली है तो ऑफ कोर्स आपका जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो भी y के साथ ही वेरी कर रही है। मैंने वो एक्सप्रेशन गलत लिख दिया था, आप सही लिख दिया, ठीक है। आप अब जानते हैं कि ऐसे जितने भी कैपेसिटर हैं सारे के सारे सीरीज में हैं और सारे के सारे सीरीज में होते हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन, 1/C1 1/C2 1/C3 ऐसे करते करते होते। लेकिन यहाँ पर तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर तो जैसे कैपेसिटेंस इसका निकाला था वैसे ऐसे खूब सारे होंगे और वो सारे सारे हम सीरीज में मान लेंगे। हम कह सकते हैं कि 1/C इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल दीज, तो आई थिंक दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/DC, सेम बात बेटा। और इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, देखना बच्चों नीचे क्या आएगा, k नॉट नीचे आएगा, आपका LB एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा, e रेज टू पावर ay ऊपर आ जाएगा, नीचे तो e रेज टू पावर माइनस ay था, ऊपर क्या तो e रेज टू पावर ay, dy भी आपका ऊपर आ जाएगा। y को कहाँ से कहाँ तक वेरी करोगे, आप बोलोगे सर सबसे नीचे नीचे वाले पॉइंट के लिए y की वैल्यू 0 और ऊपर वाले पॉइंट के लिए y की वैल्यू आपकी d आ जाएगी, तो 0 से लेकर d। जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। मेरे ख्याल से कौन कौन कांस्टेंट आ गया, मैं ऊपर लिख दूं, मेरे पास आ गया 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/K नॉट बाहर, L बाहर, B बाहर, एप्सिलॉन नॉट बाहर, e की पावर ay का अगर इंटीग्रेशन करना तो y का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, एंड इंटीग्रेशन इज e रेज टू पावर ay इंटू dy। y की वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना था हम लोगों को,
0 से लेकर d तक, तो बेटा दैट इज 0 से लेकर d तक कर दिया बेटा इंटीग्रेट, ये तो बाहर निकाल दिया, और e रेज़ टू पावर a y का तो e रेज़ टू पावर a y। आई थिंक 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, देखना बच्चों, 1 अपॉन k नॉट एल बी एप्सिलॉन नॉट a e रेज़ टू पावर ad माइनस e रेज़ टू पावर 0, e रेज़ टू पावर 0 इज 1। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बेटा, C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, k नॉट एल बी एप्सिलॉन नॉट इंटू a अपॉन e रेज़ टू पावर ad माइनस 1। ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया दोनों प्लेट्स के बीच में, ये दोनों प्लेट्स के बीच का आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं कि याद किया जाए, मैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मान लो आपके पास सवाल इस तरह से आए तो आप बड़े आराम से इस तरह से सीरीज पैरेलल मान के सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई खास इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो चैप्टर के स्टार्टिंग से लेकर अब तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही पढ़े हैं। वैसे आप कहोगे नहीं सर, आपने डेफिनेशन में ये कहा था, शुरुआत में डेफिनेशन में आपने ऐसा बोल दिया था कि कोई से भी दो मेटल को आस पड़ोस में रख दो और अगर उस सिस्टम ने अगर कोई ना कोई चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रखी है तो उसको हम कैपेसिटर कह सकते हैं। वो अलग बात है कि शुरुआत से लेकर अब तक हम लोगों ने इस बात का कोई खास बड़ा यूज़ किया नहीं है ना, बट अब है ना हम अलग अलग तरह के कैपेसिटर्स भी लेते हैं और उन अलग अलग तरह के कैपेसिटर्स को लेकर हम कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना, कि अगर उनका कैपेसिटेंस कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स देखने वाले हैं। तो मैं एक बार सारी थ्योरी रिपीट करने के लिए मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ। बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये कोई मेटल है, ये कोई दूसरा मेटल है, और इन दोनों मेटल्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है कि अगर इसका चार्ज प्लस क्यू है और इसका चार्ज अगर माइनस क्यू है, यहां से यहां तक का जो सेपरेशन ये L है, ये L है, और ये आपका x इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट है और ये आपका x इज इक्वल्स टू L वाला पॉइंट है। ठीक, और इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है समथिंग लाइक KQ AX प्लस B। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेरिएबल है एंड एज ए फंक्शन ऑफ x है, हमें कुछ ऐसे दे रखी है, हमें कुछ ऐसे दे रखी है। ठीक है, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। इसी बहाने बेटा आपको ना कैपेसिटेंस की डेफिनेशन याद आ जाएगी। इसके पास अगर चार्ज Q है, सॉरी बेटा इसके पास चार्ज माइनस Q है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आपकी ऐसी हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x के साथ वेरी कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमें कहा गया कि इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस बताओ, तो मेरे बच्चे बोले सर कैपेसिटेंस का अर्थ था, मुझे याद है, पॉजिटिव वाली प्लेट पर चार्ज डिवाइड बाय यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखूंगा, बेटा मैं आपको सिखा रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिखना है तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dx। अगर यहां से तक पोटेंशियल डिफरेंस E डॉट dx, तो एक काम कीजिए बच्चों, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, dx भी इस तरफ, यहां से x डिस्टेंस दूर गए और एक छोटा सा एलिमेंट लिया दैट इज लेट्स से dx। तो यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो मेरे बच्चे बोले सर यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज KQ AX प्लस B इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस दैट इज dx। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, dx भी इस तरफ, इंटीग्रेट कर दो बच्चों, कहां से कहां तक,
जीरो से चलते चलते एल तक लिखना है, क्योंकि मुझे सारा पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक थोड़ी लिखना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। एक काम कीजिए, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लीजिए, के क्यू बाहर, ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बी डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा बी एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एल। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है बेटा, कितनी वैल्यू आ गई है, आई थिंक के क्यू ए एल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी एल। और मुझे अगर कैपेसिटेंस चाहिए, वी नो दैट कि दैट इज चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय के क्यू ए एल स्क्वायर प्लस 2bl अपॉन 2। क्यू से क्यू आपका कैंसिल हो गया और कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आ गई मेरे पास आ गई है 2 अपॉन के टाइम्स ए एल स्क्वायर प्लस 2bl। ये आपके पूरे के पूरे इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस आ गया। व्हाट आई मेंट इज दैट कि हमारे लिए कैपेसिटेंस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सिस्टम कैसा है क्यों ना हो। हाँ, पैरेलल प्लेट के अंदर ऑफ कोर्स चीज़ें आसान थी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो कि पोजीशन के साथ अगर वेरी करेगी तब भी हमारी कैपेसिटेंस की डेफिनेशन तो वही रहेगी और हम सारी के सारी चीज़ें उसके बाद उस पर बिल्डअप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आई होप इट्स फेयर इनफ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये तो ऐसे एक बार डेफिनेशन याद कराने के लिए मैंने एक छोटा सा सवाल करा दिया। अब हमारी वापस थ्योरी पे आते हैं। हमारी थ्योरी में नेक्स्ट इज आवर स्फेरिकल कैपेसिटर। कैसा है स्फेरिकल कैपेसिटर, सुनिएगा। स्फेरिकल कैपेसिटर में दो चीजें होंगी, दो शेल्स होंगे, ऐसे ऐसे, इसके पास प्लस क्यू चार्ज, इसके पास माइनस क्यू चार्ज। अंदर वाले शेल का जो रेडियस है दैट इज लेट्स से स्मॉल है, बाहर वाले शेल का जो रेडियस है लेट्स से दैट इज बी। दीज आर टू मेटेलिक शेल्स। ये दो मेटेलिक शेल्स हैं, कंसेंट्रिक है, कंसेंट्रिक, दोनों का सेंटर सेम है। एक को मैंने चार्ज दे दिया Q, एक को मैंने चार्ज दे दिया माइनस Q। देन यू नो इट वेरी वेल कि अंदर वाले पॉइंट पर किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, बाहर वाले पॉइंट पर भी किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। कारण जानते हो ना, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है, इसके बाहर वाले पॉइंट के लिए बात करूं तो दिस स्फेरिकल शेल विल बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। बाहर वाले पॉइंट के लिए बात करूं तो दिस स्फेरिकल शेल विल बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर प्लस क्यू माना, एक बार माइनस क्यू माना, तो ऑफकोर्स बाहर वाले पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो आ गई। लेकिन इस रीजन में जरूर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ये वो रीजन है जिसके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और अगर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये अपने आप में एक ऐसा रीजन है जिसने चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर रखा है, जिसने चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर रखा है। ये वो रीजन है। तो इसका मतलब दिस इज अवर कैपेसिटर, दिस इज अवर कैपेसिटर। निकालेंगे इसका कैपेसिटेंस, बिल्कुल निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, सब कर लेंगे अपन। तो वी नो इट वेरी वेल कि अगर मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है तो दैट इज वेरी इजी, दैट इज Q अपॉन V। Q मतलब पॉजिटिव वाले प्लेट पर कितना चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव वाले स्फीयर पर कितना चार्ज है, डिवाइड बाय यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस। लेट्स से दिस पॉइंट इज A, let's say this point is B, then I mean that the capacitance is simply defined as Q divided by VA minus VB. That is VA minus VB. Not that tough, very easy, very easy. हम बड़े आराम से कर देंगे। सबसे पहले VA लिखवाइए, VA आराम से लिखते हैं बच्चों। इस A पॉइंट पर खुद के कारण, खुद के चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा
दैट इज ऑफ कोर्स के क्यू अपॉन ए प्लस इस नेगेटिवली चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम होता है और उसका फॉर्मूला होता है के चार्ज अपॉन रेडियस। आगे चलिए बच्चों, अब बी वाले पॉइंट पर पोटेंशियल, इस स्फेरिकल शेल के कारण बाहर वाले पॉइंट पर अगर पोटेंशियल लिखना है वेरी इजी, के चार्ज डिवाइड बाय सेंटर से डिस्टेंस तो बी है, प्लस खुद के पास जो चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल, खुद के पास जो चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल आएगा के चार्ज अपॉन रेडियस। सर मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस को चाहे तो V लिख चाहे VA माइनस VB लिख, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता। मैंने इसको लिखा तो दिस कम्स आउट टू बी के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन बी, सॉरी माइनस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया, दैट इज Q डिवाइड बाई के क्यू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। Q कैंसिल हो गया, होना ही था। हमारा कैपेसिटेंस इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हमारे इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू बड़े प्यार से हमारे पास आ गई है ए बी अपॉन के टाइम्स बी माइनस ए, या फिर मैं इसको लिख दूं दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस। वेरी स्टैंडर्ड काइंड ऑफ एग्जाम्पल, वेरी स्टैंडर्ड काइंड ऑफ एग्जाम्पल, एंड इट्स अवर आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बात और बेटा, अगर इसी पूरे के पूरे मीडियम के अंदर कोई डायलेक्ट्रिक होता जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर एप्सिलॉन आर होता, तो इस एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, या फिर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता तो आप एप्सिलॉन नॉट इनटू के कर देते हैं, बाकी सारी कहानी बिल्कुल सेम रहती। तो आप बड़े आराम से, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई और मीडियम भी हुआ तब भी हम बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इट्स ओके। ये हमारे पास सारा का सारा जुगाड़ हो गया। अब मैं एक बात और बोलूँगा, ये समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया। अब सुनो, मेरा एक प्लान है कि ये जो बड़ा वाला स्फीयर है ना, ये मान लो बहुत बड़ा होता, और मान लीजिए कि बी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिट होता, तो कैसा डायग्राम होता, जरा सोचो। अगर बी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिट होता तो कैसा डायग्राम कैसा होता। तो आप कहते हैं कि सर अगर बी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिट होता तो मेरा डायग्राम ऐसा होता कि ये रहा स्फीयर जिसके पास चार्ज है Q, जिसका रेडियस है A, और जो दूसरा वाला स्फीयर है वो यहां नहीं है, इन्फिनिटी पे है। सर बनाओ उसे, बड़ा इन्फिनिटी पे है, बनाने की जरूरत क्या है, दिखाई नहीं दे रहा। तो अब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां से लेकर कहां तक है, तो आप बोलोगे सर इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहां से लेकर इन्फिनिटी तक है। तो ये भी अपने आप में कैपेसिटर है, ये जो अकेला स्फीयर है ना, ये भी अपने आप में कैपेसिटर है। आप ऐसा मान लेना कि एक कैपेसिटर यहां पर है और एक स्फीयर यहां पर है और दूसरा स्फीयर बड़ा कहां पर है, इन्फिनिटी पर हम मानते हैं पोटेंशियल इज 0। ठीक है। अगर मैं कुछ ना करना चाहूंगा ना तो मैं बोलूंगा कि दिस कैपेसिटेंस इज, भाई मैं तो कहूंगा कि दिस इज जस्ट स्पेशल केस ऑफ वो वाला फॉर्मूला जो मैंने निकाला है। वो जो फॉर्मूला हमने निकाला था उसमें बाहर वाला जो शेल था उसकी रेडियस को इन्फिनिट कर दो। इट मीन्स दैट कि B इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू A। इफ B इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू A, तो B माइनस A कैन रिटन एज B। दिस B माइनस A कैन रिटन एज B, और B से B कैंसिल हो गया और हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। इसका मतलब अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक स्फेरिकल शेल है और इस स्फेरिकल शेल और इंफिनिटी तक अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, तो इस स्पेस का जो कैपेसिटेंस है वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A। आप बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला तो हमने बिल्कुल जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना, बिल्कुल स्टार्ट हुआ था तब भी निकाला था। अकेला स्फीयर लिया था हमने R रेडियस का और उसका कैपेसिटेंस हम लोगों ने निकाला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, बिल्कुल निकाला था। आज मैंने फिर से निकाला है, आज हमने हल्का सा डेफिनेशन चेंज करके निकाला है। हमने कहा है कि जो दूसरा वाला स्फीयर है उसका रेडियस इनफाइनाइट हो गया, उसका रेडियस इनफाइनाइट हो गया, B माइनस A लगभग B हो गया, B से B कैंसिल हो गया और हमारे पास कैपेसिटेंस आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A।
तो अगर आपके पास एक अकेला स्फीयर है तो उसको भी आप एक कैपेसिटर मान सकते हो, बस उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगी, और उसका कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो आपके पास 4πε0 A आएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। बट आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे हमने इस बात को सोचा है। तो अगर आपके पास इकलौता कैपेसिटर है तब भी हम बड़े आराम से उसका कैपेसिटेंस इस तरह से निकाल सकते हैं और सारी की सारी बात को हम सोच सकते हैं। दोनों अच्छे रिजल्ट है बेटा, ये भी याद करना है, ये भी याद रखना है। स्फेरिकल शेल टाइप हो, उनके बीच में अगर एनर्जी स्टोर्ड हो तो ये वाला, शेल और इन्फिनिटी के बीच में हो तब आपके पास ये वाला कैपेसिटेंस। बाकी मैं आपको सवालों के थ्रू और बताऊंगा, और सवालों के थ्रू आपको और शायद बढ़िया तरीके से बातें याद हो जाएंगी, बट ठीक है। चलिए कुछ सवालों के थ्रू मैं आपको बढ़ाई वाली बात समझाता हूं। आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, आपके पास दो कंसेंट्रिक शेल्स हैं मेटेलिक, और इस तरह से जो बाहर वाला है उसकी हमने अर्थिंग कर रखी है। अर्थिंग मतलब उसका पोटेंशियल 0, इनफाइनाइट पर भी पोटेंशियल 0 और इसका पोटेंशियल भी 0। और अंदर वाला जो अंदर वाला है उसको हमने एक तरह से ऐसे V वोल्ट तक चार्ज कर रखा है। ये साइन है मतलब 0 पोटेंशियल। अंदर वाले को बड़ा हमने ऐसे एक V वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर रखा है, ठीक है। दीज आर 2 मेटेलिक शेल्स, अंदर वाले का रेडियस A, बाहर वाले का रेडियस B। दीज आर 2 मेटेलिक शेल्स। इस शेल का पोटेंशियल 0 है, अंदर वाले शेल का पोटेंशियल 0 नहीं है, 0 तो यहां का है, ये तो ग्राउंड है। यहां 0, यहां 0, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा पोटेंशियल क्या आएगा V, तो इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल V है, ठीक है। तो अंदर वाले शेल का पोटेंशियल V है, बाहर वाले को ग्राउंड कर रखा है, उसका पोटेंशियल आपका 0 है। सवाल बहुत ही बड़ा क्लियर सा है। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालो। ये जो सिस्टम हमने बना रखा है इसका कैपेसिटेंस निकालो। बिल्कुल निकालेंगे भाई, बिल्कुल निकालेंगे। ठीक है, सुनना बच्चों, इस रीजन के अंदर ये जो रीजन है, मैं इसको एक बार के लिए ऐसे कर दूं, ये जो रीजन है दोनों कैपेसिटर्स के बीच का, ये जो रीजन है इसका कैपेसिटेंस मैंने एक बार के लिए C1 लिख दिया, और इसकी वैल्यू मुझे पता है 4πε0 AB अपॉन B माइनस A। ठीक है, ठीक है। अब इनफाइनाइट पे हम जानते हैं कि पोटेंशियल फिर से 0 होगा, तो मैं इनफाइनाइट को ऐसे बोल देता हूं कि एक तरह से मैंने ग्राउंडिंग कर रखी है। इनफाइनाइट में हम जानते हैं पोटेंशियल क्या आएगा, 0 आएगा। इस सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक भी एक कैपेसिटर आएगा, उस कैपेसिटर को मैंने C2 लिख दिया है, और उसका फॉर्मूला जानता हूं 4πε0। इसका रेडियस बेटा B है, इसका रेडियस B है। सर ये क्या कर दिया, ये बेटा इनफाइनाइट का मैंने पोटेंशियल 0 दिखाने की कोशिश की है। इनफाइनाइट में पोटेंशियल क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, मुझे पूरे अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस निकालना है। बिल्कुल निकालेंगे। चलिए, सबसे पहले यहां से यहां तक देखो, इसका पोटेंशियल V है, हमने ये कोई अर्थिंग कर रखी है, इसके बाद हमने ये V पोटेंशियल अर्थिंग कर रखी है, V पोटेंशियल, फिर इस पॉइंट के और इस दूसरे पॉइंट के बीच में एक कैपेसिटर है। सुनना बेटा इस बात को, ये अर्थिंग वाला पॉइंट, यहां का पोटेंशियल V, यहां का पोटेंशियल V,
इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस है और वह है C1, मैं C1 ले लेता हूं, और जो बाहर वाला है उसका पोटेंशियल आपका 0, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल है 0, मैंने इसकी अर्थिंग कर दी है। एक कैपेसिटर और मान लो, कहां से कहां तक, यहां से लेकर इंफिनिटी तक, कहां से कहां तक, जीरो पोटेंशियल से लेकर इंफिनिटी तक, जीरो पोटेंशियल से लेकर इंफिनिटी तक एक कैपेसिटर और है, इसका कैपेसिटेंस है C2, और वहां का पोटेंशियल भी 0 है, या फिर ऐसे बोल दो कि वहां पर आपने अर्थिंग कर रखी है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट का एक तरह से सर्किट डायग्राम बना दिया है, दो कैपेसिटर लगा दिए हैं और जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं उनको भी मैंने मार्क कर दिया है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार, सुनना बच्चों, यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल V, पहला वाला कैपेसिटर है V और 0 के बीच में, तो पहला वाला कैपेसिटर है V और 0 के बीच में, और उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है C1, C1 की वैल्यू मैंने लिखी हुई है। अगला कैपेसिटर है 0 और 0 के बीच में, यहां का पोटेंशियल 0 क्योंकि अर्थिंग कर रखी है, और इंफिनिटी पर तो वैसे पोटेंशियल क्या होता है 0, 0 वाले को मैंने ऐसे अर्थिंग टाइप दिखाई रखी है, दूसरा कैपेसिटर ऐसे। अब मुझसे पूछा कि पूरे अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस बताओ, आप और से बता देंगे। आप कहोगे ये जो C2 है ना सर, ये तो किसी काम का ही नहीं है। क्यों काम का नहीं है, इसके इधर भी पोटेंशियल 0, इधर भी पोटेंशियल 0, इस पर तो किसी प्रकार का चार्ज ही नहीं आएगा, इसे चाहे लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पूरे के पूरे अरेंजमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर बचा C1 जो 0 और V के बीच में है, जो 0 और V के बीच में सिर्फ और सिर्फ C1 बचा। तो पूरे के पूरे अरेंजमेंट का कोई मुझसे पूछेगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना, मैं जवाब दूंगा C1, वो भी कहां से कहां तक, सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में, बाहर किसी प्रकार का ना तो कोई चार्ज स्टोर्ड है, ना कोई एनर्जी स्टोर्ड है, ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्ड है, और हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर आ गया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। आई होप इट्स ओके। कोई बच्चा ये भी कह सकता था कि सर यहां का पोटेंशियल 0, इंफिनिटी का पोटेंशियल 0, अगर यहां का और यहां का पोटेंशियल सेम है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो सर यहां से तो कोई कैपेसिटर है भी नहीं, और हमने बड़ा कैपेसिटर मान भी लिया तो देखा कि उस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 0, तो वैसे किसी काम का नहीं। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, और देखते हैं, है ना, और देखते हैं ना, 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, किसी न किसी में आपको बात बड़े आराम से स्ट्राइक हो जाएगी यार, है ना। एक और करते हैं बच्चों, मैंने इस बार क्या किया कि इस अंदर वाले की तो मैंने कर दी अर्थिंग, और बाहर वाला जो है ना उसको मैंने V वोल्टेज तक चार्ज कर दिया। ठीक है, यहां का पोटेंशियल 0 है, ये बड़ा V वोल्ट की बैटरी बीच में लगा दी, तो इसका पोटेंशियल इस बार V है। ठीक है, अब देखते हैं, हो जाएगा मेरे ख्याल से। हालांकि मुझे डायग्राम मिटाना नीचे था, इस बार चलो वापस बना लेंगे, आराम से देखना। इसकी अर्थिंग कर रखी है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल तो 0, इसकी अर्थिंग कर रखी, यहां पर पोटेंशियल 0, यहां पोटेंशियल 0, यहां पोटेंशियल 0 नहीं है, V है, V है। अब सुनना, यहां का पोटेंशियल 0 है, यहां का पोटेंशियल 0 है, यहां का पोटेंशियल V है। इस बार ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, इस रीजन के अंदर ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज है, चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, इस रीजन ने जरूर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर कर रखी है। इस रीजन का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने याद कर रखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। अब यहां का पोटेंशियल इस बार 0 नहीं है, V है। इंफिनिटी का हम पोटेंशियल जानते हैं 0 है, वो दिखाने के लिए मैंने ऐसे ग्राउंडेड टाइप दिखा दिया। यहां का पोटेंशियल V है, इंफिनिटी का 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगेन इन दिस रीजन एज यू कैन सी दैट कि देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, इसका मतलब इस बार यहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड है और यहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड है, तो इसका मतलब यहां पर भी कोई कैपेसिटर है और यहां पर भी कोई कैपेसिटर है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस बार ऑफ कोर्स C1 नहीं आएगा, C1 से अलग आएगा। सवाल वही है, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। बनाते हैं, पहला वाला कैपेसिटर है 0 और V के बीच में, 0 के लिए मैंने ऐसे अर्थिंग दिखा दी, 0 और V के बीच में, यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल V, इन दोनों के बीच में कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C1। ये V दिखाना तो ऐसे दिखा दो,
यहां का पोटेंशियल 0, ये बैटरी में। अगला है V और 0 के बीच में। अगला वाला कैपेसिटर ये है आपका C1, तो ये है आपका C2। पहला वाला कैपेसिटर है 0 और V के बीच में, अगला वाला भी है 0 और V के बीच में, तो दोनों के अक्रॉस क्या सेम है? पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है? तो मेरे बच्चे चीख चीख के कह रहे होंगे सर पक्की बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इट मींस दैट दे आर इन पैरेलल। और अगर दोनों पैरेलल हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A, और C2 हमने पहले से याद कर रखा है, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। आई होप बेटा आप इस बात को समझ गए होंगे। तो इस बार बेटा यहां पर भी एनर्जी स्टोर्ड और यहां पर भी एनर्जी स्टोर्ड है, इस तरह से हम पूरा कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, हमें कोई इसमें दिक्कत ही नहीं। समझ गए होंगे? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा सा और चेंज करते हैं हल्का सा, और वो चेंज करने से क्या क्या चेंज आएगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने अंदर वाले को बेटा मैं वापस से सब कुछ मिटा रहा हूं, नए बना लेते हैं यार, ना बहुत कुछ लिख दिया इसमें, तो नया बना लेते हैं। सवाल फिर से वही होगा, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। सुनिए बच्चों, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, एक बड़ा कैपेसिटर, ये आपके पास छोटा सॉरी बड़ा स्फीयर छोटा स्फीयर, इसका रेडियस A, इसका रेडियस B। अंदर वाले को मैंने V पोटेंशियल तक चार्ज कर रखा है, यहां का पोटेंशियल 0, लेकिन यहां का पोटेंशियल तो V हो गया, बस और कुछ नहीं है। बाहर वाले के बारे में कुछ नहीं बोल रखा मैंने, बाहर वाले के बारे में कुछ बोल ही नहीं रखा कि वो चार्ज्ड है अनचार्ज्ड है, कुछ नहीं बोल रखा मैंने, किसी बैटरी से कनेक्ट किया नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बोला इसको, सिर्फ इतना सा बोल रखा है कि मैंने अंदर वाले को V वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर रखा है। तो बताओ कि फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना आएगा, इतना सा ही मेरा सवाल है। तो चलिए सोचते हैं सोचते हैं। ये जो रीजन है इसका कैपेसिटेंस मैं जानता हूं कि C1 है, और उसकी वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। यहां से लेकर इंफिनिटी तक अगेन एक कैपेसिटर है, और उस कैपेसिटेंस की वैल्यू मैं जानता हूं, मैं C2 लिख दूं, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। फेयर एनफ, फेयर एनफ। यहां का पोटेंशियल 0 नहीं बेटा, अर्थिंग वर्थिंग कुछ कर ही नहीं रखी आप, 0 नहीं है। 0 कहां का है? 0 ऑफ कोर्स इन्फिनिटी का है, इन्फिनिटी वाले पॉइंट पर मैंने पोटेंशियल 0 मान लिया, ठीक है। यह अब देखो, यहां का पोटेंशियल मैं एक बार के लिए मान लेता हूं V डैश, ठीक है। तो आपने सर्किट डायग्राम ऐसे, ये अर्थिंग, ये आपने बढ़ाओ V वोल्टेज, V वोल्टेज और V डैश के बीच में एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C1। V और V डैश के बीच में एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C1। लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, सर्किट कंप्लीट करने के लिए V डैश से लेकर 0 तक, V डैश से लेकर 0 तक, 0 मतलब अर्थिंग तक, फिर से एक कैपेसिटर है, कौन सा? C2। देखो पूरा सर्किट बन गया, यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल 0, पूरा पूरा सर्किट बन गया ऐसे। आपको इतना नजर आ गया होगा कि अगर मान लो चार्ज यूं आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, ये पॉइंट भी अर्थ है और ये पॉइंट भी अर्थ है। हम कह सकते हैं कि ये C1 और C2 दोनों आपस में कैसे हैं? आई थिंक सीरीज, और अगर सीरीज में है तो मैं कह सकता हूं कि C इक्विवेलेंट विल बी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2।
अगेन C1 C2 की वैल्यूज में पता है, सिर्फ और सिर्फ रखने की जरूरत है। मैं इस बात को एक तरीके से और समझा सकता हूँ, सुनना बेटा। मैंने इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर जोड़ा तो यहां पर चार्ज आ गया +Q, यहां पर अपने आप बड़ा चार्ज आ गया है -Q, यहां पर अपने आप आ गया है +Q, इन्फिनिटी पर। ठीक है, ये +Q और -Q के कारण एक कैपेसिटर आया है ऐसे, यहां पर +Q और इन्फिनिटी के बीच में एक कैपेसिटर आया है ऐसे। तो आप कह सकते हो कि ये वाला जो +Q है दिस इज +Q, ये वाला जो -Q है, ये वाला जो -Q है, ये बड़ा -Q, तो ये वाला +Q आपके पास ये रहे, ऐसे इस तरह का अरेंजमेंट आपके पास है। और अगेन यहां पर आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट आपके पास है। दोनों के दोनों कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए हैं? मेरे ख्याल से दोनों कैसे जुड़े हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं। और अगर सीरीज में अगर जुड़े हुए हैं तो आप कह सकते हो कि C इक्विवेलेंट इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ऐसे हम पूरे अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए बच्चों, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम जब भी स्फीयर वगैरह दे रखे हो तो उन स्फीयर्स के पूरे सिस्टम का हम कैपेसिटेंस इस तरह से सीरीज, पैरेलल या फिर अलग अलग तरीकों से सोच सकते हैं। ये सवाल बेटा आप वापस से एक बार रीडू कर सकते हो, वापस से एक बार इनको आप रिविजिट कर सकते हो, कोई इतना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, आप एक बार इनको वापस से कर लेना, जिससे आपको और आइडिया लग जाए कहाँ 0 मानना है, कहाँ V मानना है, कहाँ सीरीज है, कहाँ पैरेलल है। आगे चलते हैं बेटा, एक सवाल हुआ, ये एक मेटल का स्फीयर, डिस्टेंस A, दिस इज मेटेलिक स्फीयर। ठीक है, ऐसे आपके पास एक दूसरा मेटेलिक स्फीयर और है जिसका रेडियस है B। ये भी दूसरा मेटेलिक स्फीयर। इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो गिवन नहीं है, बस इतना गिवन है कि ये वेरी लार्ज है, बहुत बड़ा है। दो मेटेलिक स्फीयर हैं और एक तरह से आइसोलेटेड टाइप ही है, दोनों को हमने बहुत दूर दूर इस तरह से रखा हुआ है। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। ये बड़ा बहुत ही आसान हो गया, लेकिन ये रिजल्ट याद नहीं रखना है सर। अगर इस सिस्टम का अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो इसमें से Q चार्ज उठा के बड़ा इसमें रख दो, तो यहाँ पर बड़ा किसी टाइम पर ऐसा कह सकते हैं कि इस पर +Q चार्ज है, इस पर -Q चार्ज है। इस पर मैंने एक पॉइंट बोल दिया है A, इस पर मैंने एक पॉइंट बोल दिया है B। हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज पॉजिटिव वाला चार्ज डिवाइड बाई यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑफ कोर्स VA माइनस V। Q तो ठीक है बेटा, VA इसका पोटेंशियल खुद के कारण आएगा KQ अपॉन रेडियस, रेडियस इज A माइनस, ओ सॉरी, इसका पोटेंशियल। सर इसकी वजह से क्यों नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर पोटेंशियल? बेटा डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से अगर पोटेंशियल लिखते भी तो कैसे लिखते हैं? K उसका चार्ज अपॉन वहां से आता है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस इतनी बड़ी है कि बड़ा पोटेंशियल उसके कारण बहुत ही छोटा सा आएगा, माइनस अब इसका पोटेंशियल खुद के कारण पोटेंशियल आएगा K माइनस Q अपॉन रेडियस। सर प्लस इस पॉइंट पर इसके कारण भी पोटेंशियल लिखो, तो मैं वापस से भी बात कहूंगा कि ये इतना दूर है कि इसके कारण यहां पर कोई पोटेंशियल नहीं आएगा। मेरे ख्याल से माइनस माइनस कैंसिल और हमारे पास आंसर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा के को मैंने ऊपर ले गया तो 1/k इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन A प्लस B। तो इस तरह के अरेंजमेंट का जो कैपेसिटेंस आएगा दैट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन A प्लस B। ये हमारा आएगा इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट
नेक्स्ट बेटा एक छोटा सा पॉइंट और, दैट इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। दैट इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सुनिए बच्चों, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर हमारे पास इस तरह से दो कोएक्सियल सिलेंडर्स होंगे अच्छी खासी लेंथ के, मेटेलिक सिलेंडर्स होंगे इस तरह के अच्छी खासी लेंथ के। ठीक है, दीज आर टू लॉन्ग मेटेलिक कोएक्सियल सिलेंडर्स। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सिलेंडर्स, अच्छी खासी इनकी लेंथ है, दोनों की एक्सिस सेम है, जो अंदर वाला रेडियस है वो हमारे पास a है, जो बाहर वाला रेडियस है, बाहर वाले सिलेंडर का रेडियस वो आपके पास b है। हमने क्या किया कि अंदर वाले सिलेंडर को चार्ज पर यूनिट लेंथ दी लैम्डा और बाहर वाले को दी माइनस लैम्डा। इतने बेटा आपको फॉर्मूला याद ही है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी, अगेन बाहर वाले पॉइंट पर बोथ ऑफ देम विल बिहेव लाइक वायर प्लेस्ड ऑन एक्सिस, तो बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इस बीच वाले रीजन में ही आएगी, ऐसे इस बीच वाले रीजन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इस बीच में, और ऑफ कोर्स इस रीजन ने चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रखी है, तो हम इसका कैपेसिटेंस डिफाइन कर सकते हैं। मैं बेटा पहले बोल दूं कि ये लॉन्ग है, लॉन्ग मान लो, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि हम उनको इनफाइनाइटली लॉन्ग मान सकते हो, आप इनको इनफाइनाइटली लॉन्ग मान सकते हो। ठीक है, अब इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो ऐसे अगर मैं बिल्कुल ऐसे सिंपली अगर पूछूं बड़ा इस इनफाइनाइटली लॉन्ग कैपेसिटर, सॉरी इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर का कैपेसिटेंस कितना होगा, तो कोई भी समझदार बच्चे को डायरेक्ट बोलना चाहिए सर इनफाइनाइट होगा। कोई चीज़ अगर इनफाइनाइटली लार्ज है तो उसके पास चार्ज स्टोर करने की क्षमता भी तो इनफाइनाइट है, इसकी तो बिल्कुल डायमेंशन से इनफाइनाइट है, लेंथ अच्छी खासी तगड़ी है, तो कितना ही चार्ज इकट्ठा कर लेगा ये तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर इस इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर्स का जो अरेंजमेंट है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो मेरे पास बहुत ही क्लियर सा जवाब है कि इसका कैपेसिटेंस तो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अब बात आती है कि ना इनफाइनाइट तो होगा, फिर सर निकालो क्या, मैं यहां पर कैपेसिटेंस ना निकाल कर मैं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालना चाह रहा हूं। क्या निकालना चाह रहा हूं? कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। वो मन है हमारा कि कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ आ जाए, सिर्फ वो निकालने का हमारा मन है, तो निकालते हैं। तो हम यहां पर कैपेसिटेंस ना निकाल कर हमारा मोटिव यहां पर कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है। अभी निकालते हैं। कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है, मैं उसको एक बार सी डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसके लिए मैं फॉर्मूला हल्का सा चेंज कर रहा हूं, मैं इसे क्यू बाई पोटेंशियल डिफरेंस ना लिखकर लैम्डा अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूं। भाई कैपेसिटेंस था चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस,
तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ हो गई है लैम्डा अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। लैम्डा क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो वो काफी हद तक वैसा सही है। तो पॉजिटिव वाला तो लैम्डा ले लेना, और v मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इफ दिस इज a दिस इज b, सो बेसिकली दिस इज va माइनस vb। सर ये va माइनस vb लिखना आता है क्या? हाँ बेटा बिल्कुल आता है। इस va माइनस vb को हम लिख सकते हैं लैम्डा, तो ठीक है बेटा, वैसे मैंने आपको सिखा रखा है, अगर आपको नहीं आया तो आपको याद करना पड़ेगा कि यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिखना हो तो उस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा 2k लैम्डा log ऑफ R2 अपॉन R1 दैट इज log B अपॉन A। अगर आपको याद नहीं है तो कोई लोड वाली बात नहीं बेटा, मैं फिर से याद करा देता हूं। मैंने ये कहा था कि यहां से R डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बाहर वाले सिलेंडर के कारण किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, और अंदर वाले, सॉरी बेटा शेल नहीं, बाहर वाले सिलेंडर के कारण अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इस सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 2k लैम्डा अपॉन r। ठीक है, अगर मैं छोटा सा डिस्टेंस dr आगे चलूं तो छोटा सा डिस्टेंस dr जाने पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू यहां से यहां तक dr इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, dr भी बाहर की तरफ, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ये। सर मुझे तो यहां से यहां तक का सारा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अगर आपको यहां से यहां तक का सारा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो इन छोटे छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को लिख लो और जोड़ दो। जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। तो आप कह सकते हो कि सर नेट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी dv एंड दैट इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ dr अपॉन r। सर r को कहां से कहां तक वेरी करूं? अरे बेटा ऑफ कोर्स r को तो वेरी करेगा a से b तक, a से b तक, एंड दिस कम्स आउट टू बी 2k लैम्डा log ऑफ r। बेटा लिमिट लगाई तो log b माइनस log a दैट इज log b अपॉन a। ले बेटा लैम्डा से लैम्डा आपका कैंसिल हो गया, और कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ मेरे पास आ गई k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log ऑफ b अपॉन a। दिस इज नॉट द कैपेसिटेंस बेटा, दिस इज योर कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। ये आपकी कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ आ गई। स्टैंडर्ड काइंड ऑफ रिजल्ट ही है, आप चाहो तो बच्चों इसको याद कर सकते हो, है ना, बार बार काम आ सकता है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट इज बेटा होमवर्क। आपकी जो कैपेसिटेंस की इसेंशियल शीट है उसे आप कंप्लीट कर लें, और अगर वो कंप्लीट हो गई हो तो अब बेटा आप एक्स्ट्रा एज वाली शीट भी करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तो अभी करनी है, जब ये हो जाए तो उसके बाद आप एक्स्ट्रा एज वाली शीट कर लें। ठीक है, तो ये छोटा सा काम बेटा निपटा लेना, है ना, और कल अपन लोग हीट ट्रांसफर करना स्टार्ट करेंगे, ये काम निपटा लीजिए। ठीक है, हीट ट्रांसफर पढ़ने के लिए थोड़ा सा आप चाहो तो बेटा आप लोगों ने 11th क्लास में जो भी हल्का फुल्का थर्मोडायनेमिक्स कैलोरीमेट्री अगर पढ़ रखा हो तो आप इसे रिवाइज कर लेना। हालांकि मैं बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा, अगर मान लो कोई नई टर्म आ भी गई तो मैं ना उसको बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा, बट फिर भी मेरे लिए थोड़ी सहूलियत रहेगी अगर आप हल्का फुल्का कैलोरीमेट्री पढ़ लो तो। ठीक है।